हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जी के बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोगों ने टोटल हिस्ट्री को सुन लिया, जियोग्राफी को सुन लिया। आज हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी को कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके। यह बुक एनसीईआरटी बुक का सार है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ओके। आपको हर जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक ही बुक में सारा कुछ दिया गया है। अब इसको आप रट लीजिए कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। ओके। इसको याद करने के लिए आप ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हो, कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या एक्सरसाइज जा रहे हो, या खाना बना रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, तो आप सुन सकते हो। ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच शब्द इन्वार्नर से हुई है, जिसका अर्थ घेरना या घिरा हुआ होता है। प्रत्येक जीव अपने विशिष्ट परिवेश में रहता है। जीव एवं उसका परिवेश एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। किसी जीव या जीवों का यही परिवेश पर्यावरण कहलाता है, यानी सजीवों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों आदि के आसपास अथवा उनके चारों ओर उपस्थित आवरण ही पर्यावरण है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। पर्यावरण एक भौतिक एवं जैविक संकल्पना है, अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पर्यावरण स्थिर नहीं रहता, जैविक और अजैविक दोनों ही घटकों में परिवर्तन होता रहता है। अधिकांश परिवर्तनों को जीवधारी सहन कर लेते हैं। जिस सीमा तक जीवधारी वातावरण में हुए परिवर्तन को सहन कर लेते हैं, उसे सहनशीलता परास कहा जाता है। पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर एक, प्राकृतिक पर्यावरण। नंबर दो, मानव निर्मित पर्यावरण। नंबर एक, प्राकृतिक पर्यावरण। इसका अभिप्राय प्राकृतिक परिवेशों से है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पादप और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसके अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल को समाहित किया जाता है। दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। मनुष्य ने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हुए अपनी आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखकर कुछ निर्माण एवं परिवर्तन किए हैं। इस प्रकार मानव द्वारा निर्मित परिदृश्य मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। फसल उत्पादन, वाणिज्यिक, व्यापारिक संकुल, औद्योगिक संकुल एवं परिवहन संकुल आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। पर्यावरण के संगठक। पर्यावरण के संगठकों को तीन प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है। नंबर एक, भौतिक या जैविक संगठक। इसके अंतर्गत स्थल, वायु तथा जल एवं उनके उप संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है जैविक संगठक। इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। तीसरा है ऊर्जा संगठक। इसके अंतर्गत सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा को सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण की मुख्य विशेषताएं। नंबर एक, जैविक एवं अजैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। नंबर दो, जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व होते हैं। तीसरा, पर्यावरण में समय तथा साधन के समय तथा स्थान पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। चौथा, पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न जलवायु एवं विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पांचवा है पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के व्यवहारिक संबंध पर आधारित है। पर्यावरण की कार्यवाही ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। सातवां, पर्यावरण सामान्यतः पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणाली है जो पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को एक द्विवार्षिक सूचकांक के रूप में वर्ष 2002 में एल सेंटर फॉर द इन्वायरमेंट लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सहयोग से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के रूप में शुरू किया गया था। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक टीम
पर्यावरण डेटा को ऐसे संकेतकों में बदल देते हैं जो देशों का मूल्यांकन 0 to 100 सबसे निम्न से सर्वश्रेष्ठ के पैमाने पर करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2022, ये डाटा पुराना है लेकिन हम ये देख लेते हैं कौन इसको जारी किया है। ओके, वर्ष 2022 की रैंकिंग में डेनमार्क था, लेकिन इस साल आप देख लेना यूनाइटेड किंगडम में फिनलैंड दूसरे तीसरे। पर्यावरण सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत सबसे नीचे है, लेकिन अब की बार 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176 रैंक है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अगला टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट। स्टॉकहोम सम्मेलन वर्ष 1972 की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में संपन्न हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई, जो अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि UNFCCC के तहत निधि उपलब्ध कराती है। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की मुख्य उपलब्धि एजेंडा 21 समझौता है। एजेंडा 21 पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। एजेंडा 21 के मुख्य रूप से निम्न 4 उद्देश्य हैं। नंबर 1, जैव विविधता का सर्वेक्षण एवं संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। नंबर 2, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। तीसरा, पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। चौथा, सबको खाद्य, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। पृथ्वी सम्मेलन रियो प्लस 1997 न्यूयॉर्क USA में हुआ। रियो प्लस 10 2002 में जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ। रियो प्लस 20 2012 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT की स्थापना भारत सरकार द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 स्टॉकहोम के निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसे छाता विधान के नाम से भी जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। नोट, ऐसे भारतीय उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उसे इकोमार्क 1991 से प्रमाण पत्र दिया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन वर्ष 1972 में आयोजित स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। नोट, 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया। अब इसके स्थान पर आनुवांशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखा गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार, जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है, के अनुरूप है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को की गई। विभिन्न संगठन एवं संस्थान। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई। इसके 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान एवं औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। तीसरा, राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण NEA। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण NEAA है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत की गई थी। इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
इसके स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रतिक्रियाओं की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई करना है। चौथा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 17 मार्च 1971 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नाम से अस्तित्व में आया है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्य कार्य पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को हुई। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। इसका संबंध मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों के निर्माण एवं प्रवर्तन से है। नोट, गैर सरकारी पर्यावरण संगठन और संगठन ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसके कार्यालय 55 से अधिक देशों में स्थापित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना 1972 में, इसकी मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा, आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध परस्पर सहभागिता एवं स्वावलंबन पर आधारित रहा है। विभिन्न विचारकों, भूगोलविदों एवं पर्यावरणविदों ने मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंध को एक विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया है, जो पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। कुछ प्रमुख अवधारणाएं निम्न हैं। नंबर 1, नियतवादी अवधारणा। F. रेटजिल ने मानव एवं पर्यावरण के संबंध में नियतवादी अवधारणा को जन्म दिया। इनके अनुसार मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना गया है, अर्थात मानव की उत्पत्ति, अवनति एवं विकास की दर पर्यावरण पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में यह उपागम प्रकृति ने मनुष्य को बनाया के सिद्धांत पर आधारित है। इस अवधारणा में पर्यावरण एवं प्रकृति सक्रिय है और मानव निष्क्रिय। इस सिद्धांत का प्रभुत्व 1920 तक बना रहा। इसके समर्थक हम्बोल्ट एवं कार्ल रिटर जैसे भूगोलवेत्ता रहे हैं। इस अवधारणा की आलोचना विशेष रूप से फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं ने की। दूसरा, संभववादी अवधारणा। विडाल की लाप्लास, नियतवादी अवधारणा के आलोचक, ने संभववादी अवधारणा को जन्म दिया। इस अवधारणा के समर्थकों में ब्रूंज, ईसा बोमेन, एल फैब्रे, डिमांजिया जैसे भूगोलवेत्ता थे। इसके अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय अभिकर्ता माना जाता है। मनुष्य पर्यावरण को इतना परिवर्तित कर सकता है कि परिवर्तित पर्यावरण मनुष्य एवं उसके समाज हेतु अनुकूल हो जाएं। यानी मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। नोट, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एल फैब्रे ने किया था। तीसरा, नवनियतवादी अवधारणा। यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। ग्रिफिथ, टेलर एवं OH.K. स्पेट जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति की एक पक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति अपनाने को कहा एवं बताया कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं। अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। वस्तुतः टिकाऊ या सतत विकास नवनियतवादी अवधारणा से ही संबंध रखता है। चौथा, सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा। सांस्कृतिक निश्चयवाद के जनक प्रोफेसर कार्ल ओ शावर ने इनके अनुसार मानव अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी तकनीक का विकास करता है तथा अपनी संसाधनों का उपयोग करता है। इस अवधारणा में मानव की सक्रियता पर बल दिया गया है। उनके अनुसार मानव स्वयं अपना इतिहास रचता है। हमारी संस्कृति हमारी वर्तमान परिस्थितियों व आर्थिक उन्नति को निर्धारित करती हैं। सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रियता प्राप्त की। पारिस्थितिकी अवधारणा। यह अवधारणा पारिस्थितिकी के आधारभूत सिद्धांतों पर आधारित है तथा यह मनुष्य एवं प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल देता है।
इसके अनुसार मनुष्य एवं प्रकृति का एक दूसरे के साथ सामंजस्य एवं अवलंबन का संबंध होना चाहिए, न कि विनाशी संबंध। मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है, अतः उससे इस ग्रह के प्रबंधक की भूमिका अपेक्षित है। यह प्रबंधन परिस्थितिकी संतुलन को कायम करेगा। हमारा पर्यावरण एक बंद तंत्र है एवं उसके संसाधन सीमित हैं, जिनके निर्माण की प्रक्रिया धीमी है। अतः इन संसाधनों का उपयोग उचित तरीके से एवं विवेकपूर्ण होना चाहिए। पर्यावरण में एक अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रक क्रियाविधि होती है, जिसे होमियोस्टेटिक क्रियाविधि कहते हैं। मनुष्य अपने क्रियाकलापों द्वारा इसमें परिवर्तन करता है। जब यह परिवर्तन सहन सीमा से अधिक हो जाता है तो विभिन्न भयावह समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो मनुष्य सहित पूरे प्रकृति के लिए विनाशक होती हैं। राष्ट्र का विकास एवं स्थिरता पारिस्थितिकीय स्थिरता पर निर्भर करता है। अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मिस सैम्पल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मानव अपने पर्यावरण में संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत निर्वहनीय निरंतर अथवा अस्थायी विकास का प्रयोग पहली बार आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर एंड द नेचुरल रिसोर्सेस ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण नीति में किया था। 1987 में WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन द इन्वायरमेंट एंड द डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द को परिभाषा और कार्यपद्धति की व्याख्या की, जिसे कि यूएनओ ने स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी को आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। यानी आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या सतत विकास है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। 2012 के रियो 20 सम्मेलन के घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। नोट सतत विकास या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक ब्रंटलैंड 1987 थे। अस्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य: जैव संसाधन तथा सतत विकास का संस्थान इम्फाल मणिपुर में है। सतत विकास के 4 मानक हैं: अंतर पीढ़ीगत समता, अंतरापीढ़ीगत समता, लैंगिक असमानता एवं वहन क्षमता, नवीकरणीय प्रतिस्थापन, अंतर्निर्भरता, अनुकूलनशीलता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता सतत विकास के मूलभूत विचार हैं। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी जीवधारियों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय स्रोतों का प्रयोग स्वच्छ ईंधन, पर्यावरण हितैषी तकनीक, पारिस्थितिकी संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, स्थानीय राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शासन की मजबूती आदि सतत विकास को प्राप्त करने की प्रमुख रणनीतियाँ हैं। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक 2014 से 2023 संयुक्त राष्ट्र की पहल है। पर्यावरण संबंधी दिवस सप्ताह माह: पर्यावरण दिवस, विश्व जल मग्नता दिवस यानी कि आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 28 नवंबर, वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह। वर्ष 1987
कि हमारी साझा भविष्य नामक रिपोर्ट द ब्रेंटलैंड रिपोर्ट से सतत विकास की आधुनिक अवधारणा प्राप्त की गई। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुए प्रथम शिखर सम्मेलन में 21वीं शताब्दी में सतत विकास की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना एजेंडा 21 कहलाती है। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 के अलावा पर्यावरण एवं विकास संबंधी रियो घोषणा पत्र तथा वनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए वक्तव्य सिद्धांत पर भी सहमत बनी। रियो प्लस 10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन 2002 में एजेंडा 21 के क्रियान्वयन का लक्ष्य दोहराने के साथ ही सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG) को लागू करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। रियो प्लस 20 रियो ब्राज़ील 2012 में मुख्यतः 3 तथ्यों पर बल दिया गया: गरीबी में कमी लाना, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास। रियो प्लस 20 में सतत विकास के संबंध में 7 क्षेत्रों का चयन किया गया: रोजगार, ऊर्जा, संपोषणीय शहर, खाद्य सुरक्षा, जल समुद्र और आपदा प्रबंधन। द फ्यूचर वी वांट रियो प्लस 20 सम्मेलन का संपूर्ण दस्तावेज है। इससे सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी MDG की समाप्ति के साथ लागू करने की बात कही गई। 7वें संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क 2015 में MDG के स्थान पर SDG 2030 को लागू किया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी प्रोग्राम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया ने की थी। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक मसानोबु फुकुओका हैं। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय 23 मार्च 1950 को लागू हुआ। जलवायु का सही सूचकांक प्राकृतिक वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र अगला टॉपिक है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ओइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में किया था। हैकेल द्वारा निर्मित ओइकोलॉजी नामावली का ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुआ है, जिसमें ओइकोस रहने का स्थान तथा लोगोस अध्ययन है। आगे चलकर ओइकोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन का श्रेय भी जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल को भी प्राप्त है। उनके अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। यूनीज ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र। वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा था। आर्थर टेंसले के अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय पृथ्वी के सजीव संगठकों से संबंधित के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण पृथ्वी के निर्जीव संगठकों से संबंधित में पारस्परिक संबंध है और दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंध का पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र कहलाते हैं। यानी परितंत्र जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वह रहते हैं के बीच का संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के आधारभूत कार्यात्मक इकाई है। यह एकमात्र ऐसी कार्यात्मक इकाई है जिसमें अंतर संबंध जीवों का समूह और उनका भौतिक या निर्जीव पर्यावरण अंतर्निहित होता है। इसमें जीवमंडल के सभी संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसे किसी विशिष्ट क्षेत्र में जीवमंडल की एक इकाई कहा जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक जटिल आत्मनिर्भर प्राकृतिक तंत्र होता है जिसमें सजीव और निर्जीव संगठक अंतर्निहित होते हैं। इसमें सजीव और निर्जीवों के बीच अंतर संबंध बनाए रखने की जाने वाली सभी क्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। वस्तुतः पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें
निरंतर ऊर्जा तथा पदार्थों का संचयन तथा बहिर्गमन होता रहता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व का सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। जैवमंडल बायोस्फीयर मिट्टी, सैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत जो पृथ्वी की चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा जैवमंडल जीवों को भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र के संगठक या घटक प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, नंबर 1 जीवीय, नंबर 2 अजीवीय। यदि अजीवीय घटक के ऊर्जा पक्ष को अलग रूप में रखा जाए तो पारिस्थितिक तंत्र के 3 घटक होते हैं, नंबर 1 जीवीय, अजीवीय और ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र में जीवीय घटक 3 हैं। नंबर 1 उत्पादक, उसके अंतर्गत सभी हरे पौधे आते हैं। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है क्योंकि इनका संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन तथा ऊर्जा संचयन करना है इनका कार्य। उपभोक्ता, नंबर 2 उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वह जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों, हरे पौधों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को ग्रहण करने वाले जीवधारियों को शाकाहारी तथा इन शाकाहारी जीवधारियों को खाने वाले अन्य जीवधारियों को मांसाहारी कहते हैं। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। नोट: उत्पादक जैविक एवं अजैविक संगठकों के बिचौलिया का कार्य करते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता या प्राथमिक उपभोक्ता, इस श्रेणी के अंतर्गत वह जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादकों अथवा हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं जैसे गाय, बकरी, हिरन, बंदर, हाथी, जिराफ, चूहा आदि। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत वह जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जैसे कि लोमड़ी, भेड़िया, बाघ आदि। सी: तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता, इसमें वे मांसाहारी जीव आते हैं जो द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं जैसे सांप, चिड़िया, बाज, गिद्ध, शेर, भालू आदि। नोट: नंबर 1, कुछ उपभोक्ता दूसरे जीवों के ऊपर निवास करते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें परजीवी पैरासाइट कहते हैं। दूसरा, कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये प्रेडेटर्स कहलाते हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं। तीसरा, कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं, इन्हें सर्वभक्षी ओमनिवोर्स कहते हैं जैसे मनुष्य। तीसरा है अपघटनकर्ता, ये वह जीवीय घटक हैं जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक टूटकर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लवण तथा फास्फोरस व कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु आते हैं। अपघटनकर्ता मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते रहते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का मेहतर स्क्रेवेंजर्स कहा जाता है। अगला टॉपिक है अजीवीय घटक, अबायोटिक कंपोनेंट। इनके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है जो विभिन्न जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। अजीवीय घटक को 3 घटकों में बांटा जाता है, नंबर 1 अकार्बनिक, नंबर 2 कार्बनिक, नंबर 3 भौतिक। नंबर 1 अकार्बनिक घटक, इसके अंतर्गत मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि। नंबर 2 कार्बनिक घटक, इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा और उनके अपघटन द्वारा उत्पाद
जैसे यूरिया व ह्यूमस आदि आते हैं। अपघटन की क्रिया मृतोजीविक कवक एवं जीवाणुओं द्वारा होती हैं। इनके द्वारा मृत जीवधारियों का कुछ भाग अकार्बनिक रूप से परिणत हो जाते हैं। ये पदार्थ पुनः हरे पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार ये जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित किए रहते हैं। नोट: किसी भी परिस्थिति तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित रहती है उसे खड़ी अवस्था कहते हैं। तीसरा है भौतिक घटक। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायवीय कारक जैसे प्रकाश, ताप, हवा व विद्युत आदि आते हैं। अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम जिसमें किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का यह प्रवाह एक ही दिशा में होता है तथा ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण तत्व से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम लिंडमैन ने दिया। प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि वह आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भक्षण या भोज्य के रूप में संबंधित रहते हैं। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। नोट: खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, चारण खाद्य श्रृंखला। ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपभोग करके खाद्य श्रृंखला का आरंभ करते हैं, वह चारण खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नंबर 2, अपघटक खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला क्षय होते हैं प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से प्रारंभ होकर सूक्ष्म जीवों में तथा सूक्ष्म जीवों में अपघटन खाने वाले जीवों में तत्पश्चात परभक्षियों में पहुंचती है। एक उथले समुद्र के जीवों के समुदाय में संपूर्ण ऊर्जा का लगभग 80% भाग अपघटक श्रृंखलाओं में प्रवाहित होता है। खाद्य जाल। प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं होती। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखला कहीं न कहीं आपस में संबंधित होती हैं, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर प्रवाहित होता है। जैव संचयन। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर अनिम्नीकरण प्रक्रिया नॉन डिग्रेडेबल प्रोसेस के माध्यम से विभिन्न पोषण स्तरों से होते हुए उच्चतम उपभोक्ता में संग्रहित होते हैं। संग्रहण की सांद्रता विभिन्न उपभोक्ता स्तरों में क्रमशः बढ़ते जाते हैं। जैव संचयन को पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है। नोट: अनिम्नीकरण प्रदूषकों से अभिप्राय ऐसे पदार्थों से है जो जीवधारियों के भीतर उपापचयित नहीं हो पाते, जैसे डीडीटी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स आदि। जैव आवर्धन। जब जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषणकारी पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से उच्च खाद्य जीवों में स्थापित हो जाते हैं तो उसे जैव आवर्धन की संख्या दी जाती है, जैसे BSC, DDT, 2,4-D, पारा आदि खाद्य श्रृंखला के द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में आ जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। नोट: कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, अतः ये मनुष्य एवं जंतुओं के वसा ऊतकों में संचित हो जाते हैं। श्वसन क्रिया में वसा के ऑक्सीकरण के समय ये पदार्थ रुधिर वाहिनिकाओं में प्रवेश कर विषैला प्रभाव दिखाते हैं। इसमें कैंसर तक हो जाता है।
इसी को देखते हुए कृषि में डीडीटी, बीएचसी और 2,4-D एवं मैलाथियान आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीडीटी जैसे प्रदूषक जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। इनका एक बार अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन द्वारा बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उससे अधिक तथा तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। यह सामान्य जीवों के वसा वाले ऊतकों में जमा होते हैं। घास स्थल परितंत्र में सांप एक तृतीय को उपभोक्ता है, अतः डीडीटी का सांद्रण सांप में सबसे अधिक होगा। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखलाओं के जितने अधिक वैकल्पिक रास्ते होंगे उतना ही तंत्र अधिक संतुलित होगा और उनमें जीवों की संख्या अधिक स्थिर रहेगी। नोट: पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33.5% भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा विसरण ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार होता है। ऊष्मागतिकी के नियम, प्रथम नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यद्यपि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार ऊर्जा के रूपांतरण की क्रिया में कुछ ऊर्जा परिवर्तित रूप में तंत्र से परिक्षेपित अवस्था में विसरित होती हैं। सृष्टि में ऊर्जा के अनेक रूपों के निम्न कोटिकरण से अंतः में ताप के रूप में ऊर्जा का वातावरण में विसरित होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और इस स्थानांतरण में ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। लिंडमैन ने 10% का नियम दिया। इसके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित या स्थिर करता है। जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा संचित करता है। इस प्रकार खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। पोषण स्तर, पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतया 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। ये इस प्रकार हैं: पोषण स्तर 1, स्वपोषित जीव, प्राथमिक उत्पादक। पोषण स्तर 2, प्राथमिक उपभोक्ता। पोषण स्तर 3, द्वितीय उपभोक्ता। पोषण स्तर 4, सर्वाहारी, अंतिम उपभोक्ता। अपघटक उपरोक्त सभी पोषण स्तरों से आहार ग्रहण करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर एक प्रकार का संबंध होता है। इन संबंधों को जब चित्र रूप में दिखाया जाता है तो इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। नोट: पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने 1927 में रखा था। पिरामिड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जीव संख्या का पिरामिड। नंबर 2, जीव भार का पिरामिड। नंबर 3, संचित ऊर्जा का पिरामिड। नंबर 1, जीव संख्या का पिरामिड। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है उसे जीव संख्या पिरामिड कहते हैं। ऐसी चित्रों का आधार भाग सदैव प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बतलाता है। आधार के ऊपर के भाग क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय व उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या बतलाते हैं। ये पिरामिड सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 2, जीव भार का पिरामिड। जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के भार के संबंध के बारे में बोध होता है उसे जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जीव भार के
पिरामिड भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वन एवं घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र के पिरामिड सीधे बनेंगे। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार का पिरामिड उल्टा बनेगा, क्योंकि इसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या अधिक होते हुए भी भार कम होता है। नंबर 3, संचित ऊर्जा का पिरामिड। जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है, उसे संचित ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। यह ऊर्जा प्रायः एक इकाई भाग में एक निश्चित समय में देखी जाती है। ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है, क्योंकि इसमें समय का सदैव ध्यान रखा जाता है, जो लगभग निश्चित होता है। जैव भू रासायनिक चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रावस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि तत्वों के जैविक भूरासायनिक चक्र पाए जाते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, गैसीय चक्र ऑक्सीजन नाइट्रोजन चक्र। औषधीय चक्र कैल्शियम फास्फोरस सल्फर और पोटाश चक्र पोटेशियम चक्र। नोट: जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया है। जैविक अनुक्रमण: एफ क्लेमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण सक्सेशन की सर्वमान्य परिभाषा दी। उनके अनुसार अनुक्रमण वह प्राकृतिक विधि है जिसके अंतर्गत एक ही निहित तथा निश्चित स्थान पर एक विशेष समूह दूसरे समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बनाया। जैविक अनुक्रमण का सही क्रम निम्नलिखित है: नगनीकरण न्यूडेशन, प्रवास माइग्रेशन, अस्थापना एकेसिस, प्रतिक्रिया रिएक्शन, स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन। पारिस्थितिकी अनुक्रमण भौतिक वातावरण में किसी समुदाय का समय के साथ रूपांतरण ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहलाता है। घास स्थलों में घास वर्षा के अधिकतर जल को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने से पूर्व ही अवशोषित कर लेती है। साथ ही आग लगने आदि कारणों से घास स्थलों की भूमि पथरीली और बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि लाइकेनों के उगने के लिए आदर्श वातावरण उपलब्ध कराती है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू वेनेट द्वारा किया गया। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में प्रस्तुत किया। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे शियर कहते हैं। पारिस्थितिकी पदछाप पारिस्थितिकीय घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसकी जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, पारिस्थितिकी पदछाप कहलाती है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन किया जाता है। अविवेकशील जीवन शैली जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों यथा जल, ऊर्जा इत्यादि की आवश्यकता से अधिक दोहन किया जाता है, पदछाप के आकार को बढ़ा देता है। पारिस्थितिकी पदछाप पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का एक मापक है। प्रदत्त वर्ष में 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति है। आर्थिक मूल्य के रूप में को कार्बन का सामाजिक मूल्य कहते हैं। नोट: वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010 के अनुसार मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्न 5 प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। नंबर 1, व्यवस्था सेवाएं, खाद्यान्न एवं जल का उत्पादन। नंबर 2, नियंत्रण सेवाएं, जलवायु और रोग का नियंत्रण। नंबर 3, समर्थन सेवाएं, पोषण चक्रण और फसल परागकण। नंबर 3, सांस्कृतिक सेवाएं, आध्यात्मिक शैक्षणिक मनोरंजन सेवाएं। नंबर 5, संरक्षण सेवाएं, विविधता अनुरक्षण। विविध यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। अर्नीज नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना को ग्रीनले
ने प्रतिपादित किया। स्थिर जल के आवास लैंटिस आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि। स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय आदि। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। परितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को, एवं थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाता है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों की दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है, उन्हें इको मार्क दिया जाता है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रचल कार्सन अमेरिकी जीवविज्ञानी है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ ऑस्ट्रेलिया ने की। पलाचीमाड़ा का संबंध केरल से है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। ओके।